हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, जो बेसिक चीजें थी और जो इस चैप्टर में काम आने वाला है। तमाम संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना। कौन कौन सी संख्याओं के बारे में जाना? एकदम शुरू से, जीरो से, क्या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, इन तमाम संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर वास्तविक संख्या तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उन्हीं का इसमें हम लोगों का इस्तेमाल होगा। और ये जो चैप्टर शुरू होता है ना, ये पार्ट 2 से, यहां से ये चैप्टर शुरू होती है। वो जितने भी सारी चीजें थी वो हम लोगों ने क्लास 9 तक पढ़ चुका था। यहाँ ज्यादातर इस्तेमाल होगा धनात्मक पूर्णांक, है ना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या मतलब जितने भी प्रकार की संख्या, उन सभी की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, वही चीज जानकारी करेंगे, ठीक है। तो आपके जहन में आ जाना चाहिए जो जो संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बोला जाए कि अभाज्य संख्या, तो पट से आपको याद रहना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या कौन से हैं? जो संख्या किसी से घटता ही नहीं है, 2, 3, 5, 7, है ना, उसके बाद 11, 13, ये सारे क्या है हमारा अभाज्य संख्या। तो आपको जहन में याद हो जाना चाहिए, ठीक है। शुरू करें। अब ये जो चैप्टर है यहां से पार्ट 2 से शुरू होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांकों के 2 गुणों से शुरू होता है। धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुणों से ये चैप्टर शुरू होता है यहां से। और वो कौन कौन से गुण हैं? एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुणों से ये चैप्टर शुरू होता है। और वो 2 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। थोड़ा धैर्य लगा करके सुनोगे, समझोगे, देखो ना, ठीक है। स्किप मत करना, पढ़ना है, समझना है तो अच्छे से समझना है, ओके। चलो आगे हम लोग जानेंगे अभी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि इन 2 गुणों को पढ़ने से हम क्या क्या कर सकते हैं। जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ लेंगे तो हम 2 धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? पढ़े तो होंगे, आगे मैं वो भी बता दूंगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा धैर्य रखो। तो इस गुण से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम लोग जो है ना 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो गुण है, या ये कहो ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसके इस्तेमाल से हम लोग जो है ना इन सारी चीजों से परिचित हैं, बस नाम कुछ नया आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नाम नया है उसी नाम को लेकर के चलता हूं, आगे मैं बता रहा हूं। अब देखो इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के इस्तेमाल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। रूट 2 की अगर बात करें तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये हम सबको जानते हैं, है ना। तो ये जो रूट 2 है ये किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, इसकी अपरिमेयता को हम लोग इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। यानी इस प्रमेय के से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के इस्तेमाल से हम लोग इस रूट 2 जैसे अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे कि वो किस प्रकार से अपरिमेय है, राइट। दूसरा, कोई भी परिमेय संख्या जो बटा वाला हो, है ना, जैसे 1/5, 1/5 ले ले, ये भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार, यानी जब हम इसको भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, ये पता लगाने के लिए बटा में जो है उससे हम क्या करते हैं,
अंश को भाग दे देते हैं। तो 5 से हम जब 1 को भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, शेषफल शून्य आएगा या नहीं आएगा। अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है, क्या है, दशमलव प्रसार है ना, वो क्या है, शांत है। अगर शेषफल 0 नहीं आए तो बोलेंगे अशांत है। यह हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। यानी इसके इस्तेमाल से, इसके प्रयोग से हम लोग ये जान पाएंगे कि कोई परिमेय संख्या, ठीक है, हम इसको भाग नहीं देंगे, बिना भाग दिए ही हम बता देंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या फिर अशांत, अर्थात ये पूरा पूरा कटेगा या नहीं। जैसे हमारे पास अगर 1/7 है, 13/19 है, तो ये सारे क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये कब शांत होगा और कब अशांत होगा, ये हम इसी के प्रयोग से सीख लेंगे, जान जाएंगे। ठीक, ये अब तक हम लोगों ने इसका प्रयोग से 2 चीजों को जानना सीखेंगे। अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से वो अपरिमेय है ये सिद्ध करने के लिए, दूसरा जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा ये जानेंगे इसके इस्तेमाल से। तीसरा ये है कि इसके इस्तेमाल से हम लोग HCF भी ज्ञात करेंगे और LCM भी ज्ञात करेंगे। इसी के प्रयोग से HCF भी ज्ञात करेंगे और LCM भी ज्ञात करेंगे। यानी कि इसके इस्तेमाल से हम लोग 4 चीजें, अभी हम लोगों ने जाना कि 4 चीजें सीखेंगे। अपरिमेय संख्याओं को ये सिद्ध करने के लिए कि वो किस प्रकार से अपरिमेय है, परिमेय संख्याओं का ये पता लगाने के लिए कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है और कौन सा अशांत है, यानी कौन पूरा पूरा कटेगा और कौन कौन पूरा पूरा नहीं कटेगा, अर्थात शेष किसका शून्य आएगा और किसका शेष शून्य नहीं आएगा। क्लियर। और साथ में HCF और LCM भी हम लोग ज्ञात करेंगे इसी के इस्तेमाल से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करके हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ HCF। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, अब जब इतना हम लोगों ने सीख लिया, चिंता मत करो, ये सब मैंने लिख के रखा हूं, आप यहां से जो है ना उतार सकते हो। ये चीज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करेंगे। आगे चर्चा करेंगे कि HCF क्या है और LCM क्या है। वैसे पहले से तो जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ बताऊंगा आप लोगों को। फिर कहते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके √2, √3, √5 जैसे अपरिमित, हाँ ये है ना, जैसे कि अपरिमिता सिद्ध करेंगे। ये सारे अपरिमेय संख्या है और इनकी अपरिमिता को हम लोग इसी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके सिद्ध करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि किसी परिमेय संख्या P बटा Q के रूप के होता है, बटा वाला है ना, का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है, ये हम लोग जानेंगे। फिर ये भी निर्धारित, हाँ ये तो हो गया। इसी प्रमेय के प्रयोग से हम लोग HCF और LCM भी ज्ञात करेंगे। यानी इसके इस्तेमाल से हम लोग 4 चीजें यहां सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो HCF निकालने की एक विधि है, HCF निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। याद रहे 2 चीज, एक है एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल होता है, प्रमेयिका इसका इस्तेमाल होता है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, वैसे देखो इन सभी के बारे में हम लोग पहले से ही परिचित है। फिर मैंने कहा ना कि ये सारे शब्द नए नजर आ रहे हैं, नाम नए नजर आ रहे हैं, परिचित हम लोग पहले से ही। जैसे देखो भाग तो बनाए ही होंगे, भाग कैसे बनाते हो, जैसे आपको दिया जाए कि 5 से जो है 117 को भाग दो, निश्चित रूप से आप भाग दोगे, है ना। क्या भाग दोगे, तो 5 दूनी 10, 1 7 उतर जाएगा, फिर 5 तिया
15। अच्छा देखो, आप ऐसे यहां ध्यान से देखो, क्या आप ऐसे करोगे क्या? 5 दूनी 10, ऐसे भाग लगाओगे क्या? ऐसे तो भाग नहीं लगाओगे। यहां शेषफल, सॉरी 7 बच जाएगा, ऐसे करोगे? शेषफल कभी भी इससे, ये जो भाजक है इसको क्या बोलते हैं? भाजक, है ना? इससे कभी भी ये बड़ा नहीं होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग आगे चलाएंगे 3 बार में, 5 या 15, शेषफल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। भाग तो दिए हुए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भागफल, सबको पता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शेषफल, है ना? अब दूसरी बात, छोटे के समय में आप लोग को बताए होंगे सर लोग, इसको चेक कैसे किया जाता है कि मेरा भाग सही है या गलत है। चेक तो करते होंगे। चेक कैसे करते हैं? तो बोले होंगे कि देखो बाबू, आप 5 और 23 को जो गुना करो, 5 और 23 को गुना करो, 5 और 23 को गुना करो, और इसमें जो है ना आप शेषफल को जोड़ दो। इसको जब जोड़ दोगे तो ये जो है ना इसके बराबर होना चाहिए, 117 के बराबर होना चाहिए। अगर 5 और 23 को गुना किए, गुना करके 2 के साथ जोड़ दिए, जोड़ करके अगर 117 आया तो मेरा भाग सही है। अगर ऐसा नहीं आया तो क्या है? वो गलत है। चेक किए हैं ना? एकदम चेक किए हैं। आप देखो, अब वही चीज है। अब ये 117 क्या है? हमारा भाज्य है। क्या है? भाज्य। 5 क्या है? भाजक है, ठीक है? गुना 23 क्या है? तो ये भागफल है, ठीक। जोड़ 2 क्या है? तो शेषफल है। इससे हम लोग तो अच्छे से परिचित हो चुके हैं, जानते हैं। नहीं जानते तो अब जान जाए। दूसरी बात आप देखो, अब जो है इस भाज्य को हम लोग ए से दिखाते हैं, भाज्य को ए से दिखाते हैं, भाजक को बी से दिखाते हैं, भागफल को क्यू से दिखाते हैं, और शेषफल को आर से दिखाते हैं, ठीक। तो भाज्य हमारा ए हो गया, ए बराबर भाजक को बी से दिखाते हैं और भागफल को क्यू से, तो बी और क्यू को गुणा करेंगे तो ये बी क्यू हो गया, जोड़ेंगे शेषफल, शेष हमारा आर है, शेषफल को हम लोग आर से दिखाते हैं। यही चीज, इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। बोलो क्या पहले से परिचित नहीं है? ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, छोटे बच्चे से ही, छोटे क्लासों में ही सिखाया जाता है इसको कि कोई यदि भाग बनाए तो बाबू देखो भाग चेक कर लो तुम लोग, तुम्हारा भाग सही है या गलत है। बच्चा खुद ही चेक कर लेता है, इसको गुना करेगा, गुना करके इसके साथ जोड़ देगा, जोड़ने के बाद यदि इसके बराबर आया तो भाग सही है, नहीं तो गलत है ना? इससे हम लोग पहले से परिचित हैं, और यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसमें एक कंडीशन है, जैसे मैंने बताया, क्या बताया कि आप कभी भी शेषफल जो है ना, ये शेषफल इस ये भाजक से बड़ा नहीं होगा। शेषफल कभी यहां 7 रखोगे, कभी यहां शेषफल 5 रखोगे, नहीं रखोगे। या तो शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल 0, शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, धनात्मक संख्या ही ना मिलेगा। जैसे ये 2, तो 2 0 से बड़ा है कि नहीं? यहां कभी माइनस में होगा क्या? क्या आप कभी इसको ऐसे भाग दोगे? ऐसे करोगे 5 का 20, यहां आप 5 का 20 कर दोगे तो 20 में से 17 चला जाएगा, घटा 3। क्या कभी आप ऐसे भाग करोगे? माइनस में कभी होगा? नहीं ना होगा। ये क्या हो गया? 0 से छोटा, तो शेषफल कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। शेषफल, ये जो आर है ना, ये जो शेषफल है कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। 0 से हमेशा ही क्या होता है?
बड़ा होता है या फिर शेषफल 0 भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ये। आया समझ में? मैं इसको यहां दिखा रहा हूं अच्छे से थोड़ा सा। तो देखो, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका कहेंगे। इसमें एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग जानते हैं है कि नहीं, कि ये जो r है ना, ये 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। थोड़ा सा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। इसका मतलब इधर छोटा और इधर बड़ा, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होता है शेषफल, है ना, या फिर 0 भी होता है, ऐसे लगा दिए तो बराबर 0 से बड़ा या फिर 0 शेषफल होता है। लेकिन हमेशा ही जो है ना, ये जो r होता है ये भाजक से छोटा होता है। ये जो b है इससे हमेशा ही ये जो r होता है छोटा होता है। क्या आप किसी संख्या को 5 से भाग दोगे और शेषफल जो है आपका 5 बचेगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। शेषफल हमेशा ही इससे छोटा बचेगा, या तो 0 बचे या तो शेषफल 1 बचे। अब जैसे यदि आप 10 को भाग दोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, शेषफल क्या आया? 0 आया। अगर आप 11 को भाग दोगे तो 5 दूनी वही 10, शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं, अगर 12 को भाग दोगे शेषफल 2 बच जाएगा, 13 को भाग दोगे शेषफल 3 बच जाएगा, 14 को भाग दोगे शेषफल 4 बच जाएगा, 15 को भाग दोगे तो शेषफल 0 बच जाएगा, है ना। यानी कि ये जो शेषफल है हमेशा ही इससे छोटा होता है। तो यही लिखे कि ये जो शेषफल है ये b से छोटा होता है। बस ये कंडीशन है, और ये कंडीशन हम लोग शुरू से जानते हैं, बच्चे से ये हमेशा बताते हैं। कभी यदि आपने यहाँ शेषफल इससे ज्यादा रख दिया, मान के चलते यहाँ आप इसको 17 से भाग देते हो, 5 दूनी 10 कर दिया, आपका यहाँ शेषफल 17 बच गया। और जब आप सर के पास जाओगे दिखाने के लिए तो क्या बोलेंगे? क्या किया जी, शेषफल यहाँ 7 कैसे रह गया, यहाँ और नहीं चलेगा जी, बोलते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन परिमिका। क्या हो गया? यूक्लिड विभाजन परिमिका। और इसी यूक्लिड विभाजन परिमिका का इस्तेमाल करके हम लोग यूक्लिड एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसका कई बार इस्तेमाल करते हैं। इस परिमेय का हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। उस पूरे प्रक्रिया को, इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को, उस पूरे विधि को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं है, ये है प्रेमिका। ठीक है, अब प्रेमिका मत समझ लेना, लवर। ठीक है, तो ये हो गया प्रमेयिका। और इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे, वो पूरा विधि, वो पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक, उस पूरे विधि को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। आया समझ में? मैं यहां लिखा भी दिया, यहां देखो, आप इसको बाद में लिख भी सकते हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ ज्ञात करने की एक चरणबद्ध विधि है। एक एक स्टेप, पूरे स्टेपों को मिलाकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, जिसमें किसका इस्तेमाल होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल होता है। यह एल्गोरिथम मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित है। अभी बता दिया कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो पूरा का पूरा किस पर होता है? ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर। कई स्टेप्स पर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो वो पूरा स्टेप सारे को मिलाकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया। क्या बोले, समझ में नहीं आया? आप कहते कि हाँ, और ये जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है? यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू आर विद्यमान है कि, मैं इसको यहां लिखना भूल गया हूं, कि a बराबर बी क्यू जोड़ आर होगा। साथ में
कंडीशन होगा कि ये जो r है शेषफल है, ये या तो 0 से बड़ा होता है या 0 होता है, लेकिन हमेशा ही b से छोटा होता है। ये कंडीशन जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया है ना। दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, और हम उन दोनों को यदि भाग करें, जैसे हमारे पास 11 है और एक तो 57 है, दो धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को भाग करेंगे, इस बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग करेंगे, तो हमें एक q मिलेगा और एक r मिलेगा, एक q मिलेगा और r मिलेगा, जो इस को संतुष्ट करेगा। हम 11 से इसको भाग करेंगे तो भागफल भी मिलेगा और शेषफल भी मिलेगा, कुछ भी मिले शेषफल 0 ही मिले क्यों ना। तो एक ऐसा समीकरण मिलेगा, एक ऐसा कथन मिलेगा जो हम इसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। कोई दिक्कत आया समझ में? अब हमने जाना, ये तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में समझ गया। अब ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? हम लोगों ने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना तो सीखा ही होगा, या ज्यादातर बच्चे जो है एलसीएम के रूप में जानते हैं। जब भी उसको बोलेंगे कि बाबू एक काम करो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो बोलेंगे सर क्या एलसीएम करेंगे? एलसीएम एलसीएम आप लोग को याद होगा, जैसे आपको दे दिया जाए 6, 8, 12 का एलसीएम निकालो जी, तो क्या करते हो आप? ऐसे इसका एलसीएम निकालते हो, जानते होंगे आप लोग, है ना, एलसीएम निकालते हो ना। तो ये तो हो गया एलसीएम निकालना, है ना। यही जब हम एक एक संख्या को दे कि बोलेंगे बाबू 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो बोलेंगे सर क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही, जिस तरह से एलसीएम निकालते हो ठीक उसी तरह से इसको अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं याद करो। अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। 2, 3, फिर 5, 7, 11, 13 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट 2 से करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो 12 को हम लोग किससे काट सकते हैं? 2 से। हम यहाँ 2 से काटेंगे, कितने बार में? 6 दूनी 12, है कि नहीं। जब आगे शुरू से शुरू करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे, है ना। फिर ये आगे क्या हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, अब ये नहीं चलेगा, चलेगा। तो हम बोलेंगे इस 12 का जो हमने अभाज्य गुणनखंडन किया वो क्या क्या, ये 2 है। आप चाहो तो 2 को ऐसे लिख लो और 1 3 है। हमने 12 का ये अभाज्य गुणनखंडन किया ना। इसी तरह से कहते हैं ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसके अनुसार कि किसी भी भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, जितना भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कौन से होते हैं? जो किसी न किसी संख्या से कट रहे हो, है कि नहीं। तो जितना भी भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग जो है ना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये सारे अभाज्य संख्या है, इनके गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो गुणा के रूप में लिख दिया, ये हमारा गुणनफल हो गया। 12 का हमने गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिख लिया, ठीक है, समझ में आया। और इससे हम लोग पहले से परिचित हैं। कुछ नया है क्या? कुछ भी तो नया नहीं ना है नहीं है। फिर से एक बार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जितने भी भाज्य संख्या, उन सभी को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये अद्वितीय होता है। जैसे ये 12 का ये अभाज्य गुणनखंड किया और उसको गुणनफल के रूप में हमने ऐसा लिखा, ऐसा 2 गुना 2 गुना 3 ऐसा और किसी अभाज्य संख्या का नहीं होगा। 2 गुना 2 गुना 3, क्या ये कभी 20 का होगा? नहीं होगा, ये 12 का ही होगा। इसको करेंगे तो 12 ही ना आएगा। समझने का हेर फेर, 3 पसारी 15 से। इन चीजों से हम लोग पहले से ही परिचित हैं, समझ में।
तो ये अद्वितीय मतलब 12 का यही होगा, इसके अलावा ये जो और किसी का नहीं होगा, ठीक है। और इसके क्रम को हम उल्टा पुल्टी कर देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम यदि इसको 3 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 12 का ही अभाज्य गुणनखंडन है ना। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 2, इसके अभाज्य संख्याओं के क्रम को हम अगर उल्टा पुल्टी कर देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पुनः आप अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, देखो ये यही चीज लिख के दिया हूं मैं ताकि आप इसको लिख सको कॉपी में। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जितनी भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो किसी न किसी संख्या से करता हो। 4 क्या है, भाज्य संख्या, किसी न किसी संख्या से करता है, 2 से भी करता है, 6 करता है ना, कटने वाले संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। सिंपल सी बात, ताकि आपको समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो गुणनखंडन होता है ये अद्वितीय होता है। गुणनखंडन जो है वो क्या है, अद्वितीय होता है। भले ही अभाज्य गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो, उल्टा पुल्टी करके लिख देंगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आया समझ में। तो अब आप चाहो तो एक तरफ से लिख लेना, सारे को यहां से लिख लो, मैंने आप लोग को समझा दिया। हाँ, पहले तो आप लोग इसको लिख लो क्योंकि यहां से ये चैप्टर ही शुरू होता है, यहां से इसको लिख लो, वीडियो को रोक के लिख लो। उसके बाद आप इसको भी उतार लो, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहेगा। उसके बाद ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसको भी उतार लो, फिर आप इसको भी उतार लो। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ जो होता है एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। मान के चलते हमें यदि संख्या दिया हुआ है, कोई एक संख्या ए बी सी, कितनी ही संख्या चाहे 2 हो या 2 से अधिक संख्याएं हो, तो जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ हम लोग का कुछ तो निकलेगा, कुछ जो भी निकलेगा वो जो संख्या है ना, इस तीनों को 2 हो 4 हो जितने भी संख्या उन सब को जो ना विभाजित कर देगा। जैसे अगर मान के चल इन सब का एचसीएफ हमारा 5 निकल गया, तो हम 5 से ए को भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से हम बी को भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, जब 5 से हम सी को भाग करेंगे तो भी वो पूरा पूरा कट जाएगा। ये हुआ एचसीएफ। एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या निकलती है जो दिए हुए संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। और वहीं एलसीएम जो है ना, इसके ठीक उल्टा, एलसीएम को क्या होता है, इसके ठीक उल्टा। अब जैसे इसका यदि एलसीएम निकला, एलसीएम जो है ना वो सबसे छोटी संख्या होती है। एलसीएम सबसे छोटी संख्या, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट, और एलसीएम लोवेस्ट, है ना। एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है और एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है। और ये जो छोटी संख्या होती है ना, ये छोटी संख्या ये दिए हुए संख्याओं से विभाजित हो जाती है। जो एचसीएफ होता है सबको भाग दे देगा, सबको विभाजित कर देगा, और जो एलसीएम होता है ये सब इसको भाग दे देगा, एलसीएम को, इसको, ये सारे के सारे इसको भाग दे देगा, ये इन सबको भाग नहीं देगा, एचसीएफ इन सबको भाग दे देगा और एलसीएम भाग हो जाएगा इन सब के साथ। ये सबसे छोटी संख्या है, इससे और कोई छोटी संख्या नहीं होती है जो इन सभी संख्याओं से वो भाग लगे। हाँ, इससे बड़ी संख्या होती है समझ, और इससे एचसीएफ से छोटी संख्या हो सकती है जो इनको भाग दे सकता है, लेकिन इससे और बड़ी संख्याएं नहीं हो सकती है। आगे समझते हैं, इसमें यही लिखे हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एचसीएफ जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए संख्याओं को विभाजित कर दे, और एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो
दिए हुए संख्याओं से वो विभाजित हो जाते हैं। ऐसा नहीं, कोई दिक्कत? उदाहरण लेते हैं कुछ। चलो 26 और 91 दे दिया, दो संख्या 26 और 91 ले लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इसका एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, या फिर हम अभाज्य गुणनखंडन का। अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करके निकालेंगे। जो हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे ना, वही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो चलो पहले 26 का कर लो आप। कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, 13 नहीं 26, और कटेगा? और नहीं कटेगा, है कि नहीं? उसके बाद 91 का जब आप करेंगे तो ये 7 का पारा में 13 7 91 हो गया, ये दोनों कट गया। यानी 26 का अभाज्य गुणनखंडन हुआ 2 और 13, 2 गुना 13 हो गया। उसके बाद 91 का जो गुणनखंडन हुआ वो हुआ 7 गुना 13। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं? 26 और 91 का जो एचसीएफ हुआ, एचसीएफ ऑफ 26 91 इज इक्वल टू, सॉरी, एचसीएफ किसका? 26 और 91 का कितना हुआ? तो इसमें हम देखेंगे उस अभाज्य गुणनखंडन को देखेंगे, उस अभाज्य संख्या को देखेंगे जो दोनों में है। ये दो सिर्फ 26 में, 91 में है नहीं, है ना, तो हम 2 को नहीं लेंगे। ये 7 सिर्फ 91 में है, 26 में है नहीं है, तो उसको भी नहीं लेंगे। 13 दोनों में है ना, तो इन दोनों का जो एचसीएफ हुआ वो हुआ 13। अभी मैंने बताया कि जो एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए संख्याओं को भाग दे देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो ये 13 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 26 और 91 दोनों के ही विभाजित कर सकता है। 13 से और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। ठीक है, वही एलसीएम। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में जो है ना, सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेते हैं, जो सबसे ज्यादा हो उसको तो और ज्यादा लेते हैं। जैसे ये 2 है, इसमें 2 नहीं है ना, तो हम इसको लेंगे। एलसीएम में हम क्या करेंगे? 26 और 91 हुआ ना, एलसीएम में क्या करेंगे? 2 नहीं है ना, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो सबसे ज्यादा 2 किस में हुआ? इसमें हुआ, तो हम 2 को लेंगे। उसके बाद 2 के बाद देखो 7 देखो सबसे ज्यादा 7 किस में है? तो वे सबसे ज्यादा यही है, एक ही है, तो इसको ले लेंगे हम लोग। उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे तो 13 सबसे ज्यादा किस में है? भाई दोनों में बराबर है, ले लो। दोनों में बराबर इसका मतलब कि दोनों को उठा के नहीं डाल देना है। ठीक है, यहाँ भी एक ठो, यहाँ भी एक ठो करके है ना, तो एक ठो ले लेना है इसको। देखो और इसमें कुछ नजर आ रहा है क्या? और नजर नहीं आ रहा है। अब ये पूरा गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया एलसीएम। गुना करके देख लेते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 14 तिया 42 का 2 हाथ में रहा 4, 14 एका 14, 14 और 4 कितना हो गया? 18, 182। एलसीएम हमारा क्या हो गया? 182। तो एलसीएम में क्या बताया कि एलसीएम जो है वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए हुए संख्या से विभाजित हो जाती है। दिए हुए संख्या से क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। ये जो 182 है ये 26 से भी विभाजित होगा और 91 से भी विभाजित हो जाएगा। और कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो 26 से भी विभाजित हो और 91 से भी विभाजित हो। छोटी 182 से छोटी, बड़ी तो हो सकती है। हम इसको 182 को 2 से गुना कर देंगे, जो संख्या मिलेगा वो भी इससे कटेगा। समझ में आया? तो 182 से और कोई छोटी संख्या नहीं है जो दिए हुए संख्याओं से विभाजित हो जाए। ऐसा समझ में? अब समझ में आया?
चलो, इसको अगर समझ में आ गया तो आपको एक और चीज यहां, ये तो हो गया HCF और ये हुआ LCM। इन दोनों संख्याओं और HCF और LCM में एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? आप इन दोनों संख्याओं को गुना करो, 13 और 182 को गुना करो, उतना ही मिलेगा जितना कि 26 और आप 91 को गुना करोगे। दोनों आपस में बराबर होगा। ये रिश्ता है इन दोनों में। देखो करके देखते हैं हम लोग। कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा हो जाता है, काहे पता नहीं। करके देखते हैं। 26 और हम 91 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 है ना, और 2, 9 6 54 का 4, हाथ में रहा 1 5 9 दूनी 18 5 23 6 6 कितना आया? 23 66 आ गया ना। आप देखो उसको गुना करके देखते हैं। 182 को हम 13 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 13 दूनी 26 का 6, हाथ में रहा 2 है ना, 13 8 104, 104 और 2 106 हो गया। 106 का 6, हाथ में रहा 10, 13 1 का 13, 13 और 10 23। देखो हमने इनके दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुना किया, उतना ही मिला, और जो इन दोनों संख्याओं को गुना किया उतना ही मिला। आया समझ में? तो इस तरह से अब आपको यहां से एक चीज याद रखना है। मिटा दो इसको। चलो, कहां मिट रहा है, कैसा है? अब आपको ये याद रखना है कि कोई दो संख्या, मान लेते हैं A और B, ये दो संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा जितना कि इसका HCF और LCM को गुना करेंगे। HCF AB गुना LCM AB, इसको भी आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछते हैं। क्लियर हुआ? आया समझे ना? आया? चलो आ गया। तो अब आप लोग याद इसको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आगे, एक और चीज समझ लेते हैं, गुणनखंडन वृक्ष के बारे में, फैक्टर ट्री के बारे में। आप लोग तो सुने ही होंगे, नहीं सुने तो अब समझ लेते हैं। गुणनखंडन वृक्ष, जैसा नाम ही है गुणनखंड वृक्ष, वृक्ष जैसा, ये पेड़ जैसा नजर आएगा। किसी भी संयुक्त संख्या को, संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी ना किसी संख्या से कट जाए। अगर साधारण सी भाषा में समझेंगे तो, है ना। तो संयुक्त संख्या को यानी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए बनाए गए आरेख को गुणनखंडन वृक्ष कहते हैं। कुछ ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं कुछ क्या लें? एक संख्या लेते हैं 32 96 ले लेते हैं। एक संख्या ले लिया, ठीक। इस संख्या को हम लोग टुकड़ा करेंगे। आप क्या करोगे? ये किस से कटेगा? 2 से भाग लगेगा ना, ये 2 से कटेगा कि नहीं? आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, 32 96 को 2 से काटोगे तो 2 से कट जाएगा। 2 1 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12, 9 उतरेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो 2 और 1648 हो ना, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डब्बा बनाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और एक डब्बा इधर बनाएंगे, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे इसी संख्या को 1648 को, ठीक है। अब आगे क्या करोगे? इस फिर 1648 को
टुकड़ा करेंगे तो इस 16 ये जो 1648 है, फिर ये 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कट गया ना, फिर 2 से कट गया ना। फिर आपको क्या करना है, इस 2 को यहां लिखना है। अब इसको ऐसे लिखना है, यहां हम 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर बॉक्स बनाएंगे और यहां हम इस संख्या को लिखेंगे 824 को। ठीक है, ये 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे, इस 824 को फिर 2 से काटोगे, 4 दूनी 8, 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो फिर आप इसको ऐसे करोगे, यहां 2 लिखेंगे और यहां 412 लिखेंगे। यही है गुणनखंडन वृक्ष। अब आगे क्या करना है, ये आगे तब तक चलाएंगे जब तक कि पूर्ण रूप से ये कट न जाए। ठीक है, अब फिर 412 को हम काटेंगे, फिर 2 से कटेगा, ये 2 दूनी 4। यहां गलती मत करना, 2 दूनी 4 कर दिया और 6 दूनी 12 कर दिया, ऐसे मत कर देना। ठीक है, हम देखेंगे, बात तो सीखी ही होंगे ना। अब देखो 2 से तो 4 कट गया, अब ये 1 नीचे उतरेगा, 1 नीचे उतरा ना, तो 1 नीचे उतरेगा तो दुक्का पहाड़ा में चलेगा नहीं चलेगा तो हमें 0 बार में चलाना पड़ेगा। उसके बाद 2 उतरेगा, तब हो गया 12, अब हुआ 6 दूनी 12, फिर आया ना, तो हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 1 में लिखेंगे 2 और फिर दूसरा बॉक्स में लिखेंगे, देखो ये वृक्ष की तरह बनते जाता है ना, 206। फिर इसको हम आगे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा और ये हो जाएगा 103। अब बोलो ये 103 किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, तो छोड़ देंगे। अब ये जो आरेख हम लोगों ने बनाया, ये हम लोग का हो गया गुणनखंडन वृक्ष। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो, तो इन सारे को उतार लो। अब हम जो इन दोनों नियमों को पढ़ा, इनका हम लोग एक एक करके इस्तेमाल करेंगे उदाहरणों में और प्रश्नावलियों में। ठीक है, एक बात, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को।